नमस्कार दोस्तों। आज की लर्निंग हम लोग जानने वाले हैं डीवी कॉर्प और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को लेकर के। साथ में इसका लेटेस्ट अपडेट में आया था कि इसका रिजल्ट आ चुका है और इस रिजल्ट के बाद क्या पोटेंशियल बनती नजर आती है मार्केट को लेकर के, तो उस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। कंप्लीट स्टडी की बात करने वाले हैं विदाउट कोई रिकमेंडेशन, विदाउट कोई एडवाइस किसी भी स्टॉक को लेकर के। जहां पे इस स्टॉक में देखने को मिला डीवी कॉर्प के अंदर पिछले एक महीने में नियरली करीब 14% के आसपास जंप करती नजर आई। ऐसे 6 महीने में 16% जंप करती नजर और एक साल में करीब नियरली नियरली करीब 100% आसपास उसके स्टॉक प्राइस में जंप करती नजर आई। तो चलिए आज इसी पे थोड़ा सा डीपली जानने का प्रयास करते हैं, जबकि रिजल्ट की पार्ट इसके बारे में कहता है लेटेस्ट में। जो 6% का सेल्स इंक्रीज करती है, EBITDA 41% इंक्रीज करती है और नेट प्रॉफिट में क्या होते हैं करीब 50% का जंप होता है और अर्निंग पर शेयर में 50% की नियर अबाउट जंप करती नजर आती है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करते हैं क्या कहती है इस कंपनी के लेकर। हम फ्लाइंग प्राइस को भूल जाते हैं। फ्लाइंग प्राइस से पहले हमें तीन एस्पेक्ट को समझना चाहिए। पहला जो फंडामेंटल, दूसरा जो ट्रेंडिंग क्या कहता है, तीसरा जो सेंटिमेंटल। इन तीनों को हमने समझ लिया तो हमें हमारे पास जो फ्लाइंग प्राइस है वो समझ में आ जाती है चीज़ों को लेकर के। तो पहले हम फ्लाइंग प्राइस से पहले हम चलते हैं फंडामेंटल की बुक वैल्यू कहता है 125 का और इंट्रेंसिक वैल्यू कहता है 347 का। अब एक आकलन करके देखिएगा, ये जो प्राइस है 364 के आसपास की प्राइस है। नियरली किससे ज़्यादा जंप करती है, ये बुक वैल्यू से भी जंप करती है, इंटरेस्ट वैल्यू से भी जंप करती नजर आती है, जो कि प्राइस टू बुक वैल्यू क्या कहा जा सकता है, करीब नियर अबाउट 3 गुना भी काम काज करती है। ठीक है। अब आते हैं एक नज़र जहां पे कंपनी की कुछ हिस्टोरिकल डेटा बेसिस पे कहती है कि कंपनी का डिविडेंड यील्ड क्या कहता है 3.57%, जो कि हिस्टोरिकल डेटा। अब आते हैं एक इंडिकेटर के तौर पे। एक इंडिकेटर होता है जिसको समझने के लिए एक सिंपल समझते हैं, जो स्टॉक का पी क्या कहता है। पी का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग, और प्राइस टू अर्निंग के लिए जो देखने को मिलते हैं बेसिकली ये मार्केट की जो करंट प्राइस है, जो फ्लाइंग प्राइस है, उसको उनकी प्रॉफिटेबिलिटी वाली पार्ट से कंपेयर किया जाता है। जो आखिर इसका पी क्या कहता है और इंडस्ट्रियल के पी क्या कहता है। तो यहाँ पे देखा जाए अर्निंग पर शेयर कहता है करीब 26 रुपए का पर शेयर का, जबकि फेस वैल्यू है कंपनी का 10 रुपए का। अर्थात 10 रुपए के पर शेयर की फेस वैल्यू के जो अर्निंग पर शेयर है वो है 26 रुपए का। और नंबर ऑफ शेयर कितना कहता है, करीब करीब 17-18 करोड़ के आसपास की नियरली। अब इंडस्ट्रियल की जो स्टॉक पी कहता है वो कहता है 15.2 का, इंडस्ट्रियल पी कहता है 24.10 का। चलिए, यदि इन दोनों को आकलन करके देखें तो अर्थात ये जो करंट प्राइस है फ्लाइंग प्राइस, ये अभी भी क्या है, अंडर वेटेज देखने को मिला है। किससे, इनके इंडस्ट्रियल ग्रोथ से। जिस हिसाब से इंडस्ट्रियल ग्रो होना चाहिए था, इंडस्ट्रियल के एवरेज क्या कहता है 24 का, उसके हिसाब से इसका क्या पी कहता है, पी कहता है 15 का। अर्थात इनको तो और जंप करना चाहिए ऐसा लगता है। यदि ये इस हिसाब से जंप करती है, नियरली मुझे लगता है कि जंप करना चाहिए इसको कितना 50% के आसपास जंप करना चाहिए, 50 to 60% के आसपास। इस हिसाब से मार्केट तो और आगे बढ़ती नजर आती है। लेकिन क्या इसके केवल यही आकलन होता है या कुछ और भी आकलन है, तो देखा जा सकता है इनका डेट टू इक्विटी रेशियो, जो कि दूसरा इंडिकेटर कहता है 0.11 का कहता है। करंट रेशियो थोड़ा सा अच्छा है, 2.94 का देखने को मिलता है। और प्रोमोटर्स होल्डिंग का पोजीशन जो है 71-72% के आसपास की होल्डिंग है। और इसको कंपेयर करेंगे इंडस्ट्रियल की अदर्स कंपनी से, जहाँ पे क्या कहता है इनका बाकी का डेट्स रेशियो क्या निकल के आती है, उसको हम कंपेयर करने का प्रयास करेंगे। चलिए जानते हैं डीवी कॉर्प बेसिकली दैनिक भास्कर जो न्यूज़पेपर है ना उसकी ही नाम है, जो हम देख सकते हैं, जिसका नाम था दैनिक भास्कर, बाद में इसको क्या डीवी कॉर्प कर दिया गया था। तो दैनिक भास्कर की कौन कौन सी ब्रांड्स आती है, कहती है उनकी ब्रांड्स है भास्कर.com, दिव्य भास्कर, दैनिक भास्कर है, माई एफ एम इंडिया .com करके है, और इनके कुछ ब्रांड्स इस तरह के थे। और तो इसको थोड़ा सा और ओवरव्यू के तौर पर लेने का प्रयास करते हैं, आखिर और क्या कहना चाहता है इसको लेकर के। चलिए समझते हैं आगे। अभी तक आपने मेरा चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए और लेटेस्ट वीडियो के लिए बने रहिए, क्योंकि हम बात करते हैं कंप्लीटली स्टडी की, विदाउट कोई रिकमेंडेशन, विदाउट कोई एडवाइस को लेकर। चलिए पीयर्स को देखा जाए तो पीयर्स में कहती है जिसमें जो इस सेक्टर की जो अदर कंपनियां हैं
उस सेक्टर में करीब 9 कंपनी को यहाँ के इस अकॉर्डिंग मीडियम बनाया गया, उसकी एवरेज कहती है 19.8 का। लेकिन जब हम वहां पे देख रहे थे उसका क्या रेशियो कहता है, देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होती है। अब यहाँ क्या क्या कहता है, यहाँ कहता है इंडस्ट्रियल का पी 24.1 का, और यहाँ पे पी का क्या कहता है, पी के बेसिस में कहता है 19.8 का। यदि पी के बेसिस में 19.8 का रेशियो है, इस हिसाब से इसका रेशियो कहाँ पे जाती है 15.22 के। अर्थात ये फिलहाल एवरेज से जो मार्केट भी अदर कंपनियां जो परफॉर्मेंस कर चुकी है उतना लेवल पे परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है, इसको परफॉर्मेंस करना और बचा हुआ है। और बचा हुआ कितना है, नियरली देखा जाए तो करीब 30 से 40% तो जंप करना ही चाहिए इसको, ऐसा देखने को लगता है। बाकी ढेर सारा कंपनी जहाँ पे जागरण प्रकाशन की बात करने वाले हैं, टीवी टुडे है, इन सब की देखा जाए तो डीवी कॉर्प का मेन काम है पेपर्स को लेकर के, जो कि पेपर्स हमारे घरों तक पहुँचते हैं। उसका यदि डेट्स रेशियो की कंपेयर करें तो डेट्स रेशियो में कहते हैं सबसे बेटर ज़्यादा है नेटवर्क 18 का, और सबसे कम देखने को मिलता है तो वो है टीवी टुडे का। और यहाँ पे भी इसका भी थोड़ा सा 0.11 के आसपास निकल के आती है। चलिए हम इसको जो डेटा अभी फिलहाल आया था स्टैंडलोन डेटा के बेसिस पे, इनको कहा कि नियरली क्या हुआ, जो सेल्स में 6% की ओनली ग्रोथ लेवल देखने को मिली। कहाँ से, इसको यहाँ से कंपेयर करना प्लीज। ये जो वाई वाई के कंपेयर किया गया, जो सामने आती है पिक्चर, वो सामने पिक्चर क्या आई, जून में 554 करोड़ था, वो सेल्स 590 करोड़ हुआ। ये एक आती है इनका आंकड़ा। लेकिन यदि हम पिछले क्वार्टर ऑफ क्वार्टर को देखा जाए, यहीं पे हम एक क्वार्टर और वो क्वार्टर को देखें तो इसमें क्या है, इसमें तो गिरावट का माहौल देखने को मिला। जबकि इसमें शायद चाहे ईबिटा की बात करें या नेट प्रॉफिट की बात करें तो हर जगह पे क्या निकल के आती है, गिरावट 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 देखने को मिलती है। तो चलिए और आगे चलते हैं इसको समझने के पर्पज। आगे देखा जाए तो यहाँ पे कहती है कंपनी का जो क्वार्टरली डेटा क्या कहती है, क्वार्टरली डेटा में लगातार बिल्डअप है या नहीं है, तो लगातार कहती है कि बिल्डअप तो थी, लेकिन फिलहाल ये बिल्डअप नहीं है, जून में आके गिर गई। क्या जून में इसका सेम हर साल में ऐसा ही गिरता है और अगले क्वार्टर में जंप कर जाता है, ऐसा तो नहीं है। तो देखिए मैं इसको कंपेयर करता हूँ पिछले सितंबर को लेकर के, पिछले सितंबर और जून को लेकर के। इसको यदि हम जून से कंपेयर करें यहाँ से तो कहते हैं 554 का, इससे पहले देखता है तो कहते हैं 454, अर्थात सितंबर में तो जंप करती नजर आती है हर क्वार्टर में, ठीक है। लेकिन इसको क्या कहते हैं, हर क्वार्टर में सितंबर में जंप करती, मतलब जून में जा करके थोड़ा सा पिटता है, तो ठीक है। अर्थात यहाँ पे वाई वाई इसका सेटिस्फाइड करती नजर आती है। नेट प्रॉफिट क्या कहता है इसके बारे में, नेट प्रॉफिट कहती है जो सबसे टॉप पे तो फिलहाल नहीं है, इससे पहले 124 करोड़ तक का प्रॉफिट बनाया था, 124-23 करोड़ तक का उन्होंने प्रॉफिट बनाया था। तो इसको क्या कह सकते हैं, थर्ड टर्म कह सकते हैं। इस थर्ड टर्म क्वार्टर में ये फिलहाल कारोबार करती नजर आई है, इसको टॉप ऑफ द क्वार्टर नहीं कह सकते। अब आते हैं कंसोलिडेटेड डेटा के हिसाब से, आते हैं पूरे के पूरे ईयरली बेसिस में। और ईयरली बेसिस में इसके पीछे क्या कहती है मार्च तक में 2400 करोड़ का, और लोग लगातार क्या है ईयर ऑफ ईयर अब देखें तो ईयर ऑफ ईयर क्या बिल्डअप है। लेकिन 20 के बाद गिरावट का फिर सिलसिला चल गया। कोविड से पहले अच्छा पोजीशन था, कोविड के बाद मार्केट पिट गया, तो कोविड के बाद फिर से दोबारा मार्केट जब स्टार्ट हुआ तो फिर हार थोड़ा सा फिलहाल 3-4 सालों में चढ़ती हुई नजर आती है। इसके बाद क्या कहता है स्टॉक को लेकर के, जहाँ पे देखने को मिलता है जो प्रॉफिटेबिलिटी के पार्ट 426 करोड़, और ये 12 महीने का कितना कहता है 465 करोड़। अर्थात यहाँ पे देखा जाए तो 426 करोड़ के आसपास का इससे पहले कभी हुआ था, नहीं हुआ था। अर्थात ईयरली बेसिस में 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर था वो किस पे काम करती है, टॉप पे कारोबार करती नजर आई है प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे। क्या इसका डेट्स रेशियो भी कुछ है, डेट्स भी है, तो जहाँ पे डेट्स की तरफ चर्चा करें तो कहती है इनका रिजर्व तो ठीक ठाक है। डेट्स में क्या किया उनका, डेट्स में उन्होंने बिल्डअप कर लिया, यहाँ पे इनकी डेट्स में इंक्रीज हो, मतलब उन्होंने लोन वगैरह ले लिया और ज़्यादा। और इनका जो करंट लायबिलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया पहले कंपेयर से, 2023 से 2024 में क्या हुआ, बढ़ गई। आखिर किस वजह से बढ़ गई, तो देखने के बाद इनके पास ट्रेड पेबल्स भी 236 करोड़ का है, अर्थात ये पैसा लेकर के काफ़ी बैठे हुए हैं। 236 करोड़ का ट्रेड पेबल है। और देखने को आए इनके पास जो रिसीवर्स की पार्ट है
रिसीवेबल्स के पार्ट में क्या कहती है, कहते हैं इनके पास रिसीवेबल्स के पार्ट में देखने को मिलती है कितना का, 510 करोड़ का। मैं यहीं पे ना कई बार बैलेंस शीट में देखने के बाद ये लगता है अच्छा इनकी सेल्स के हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी क्या कहती है, डेटर के हिसाब से क्या है, सेल्स के बेसिस पर डेटर क्या कहता है, परसेंटेज क्या कहता है, और प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पर डेटर का पोजीशन क्या निकल के आता है। इसमें देखने को मिला, खास कि मैं डेटर पे फोकस करूंगा क्योंकि डेटर्स की पार्ट्स में हमें रिकवरी चाहिए होता है। तो यहाँ पे देखा कि 510 करोड़ का इनका डेटर पड़ा हुआ है, ठीक है। 510 करोड़ का डेटर उस सेल्स के बेसिस पे देखा जाए तो कितना परसेंट होता है, 2400 करोड़ का आसपास टोटल था, उसमें 510 करोड़ यहाँ पे देख आप आंकलन देख लीजिए, 510 करोड़ मैं यहाँ डालता हूँ, 510 करोड़ 2400 करोड़ में 510 करोड़ का डेटर पड़ा हुआ है। प्रॉफिट कितना था, अर्थात प्रॉफिट के परसेंटेज जो है वो 420 करोड़ का है, 26 करोड़ का। सोचिए जितना प्रॉफिट नहीं हुआ उससे ज़्यादा तुम्हारा मार्केट में पैसा फंसा हुआ है। कल के डेट में ये पूरा का पूरा डूब गया, हाथ क्या मिलेगा, ठुल्लू। ये एक थोड़ी सी यहाँ पे समस्या देखने को जहाँ पे लगती है, वहाँ पे कुछ अच्छे स्टॉक हैं जहाँ पे ऐसा समस्या नहीं देखने को मिलती है, जहाँ पे डेट्स रेशियो कहती है नियरली 2 से 3 महीने में पैसे देते हैं, और डेटर की पार्ट को, ये पेबल की पार्ट को रखे रहते हैं, उस पार्ट को किसमें यूज करते हैं, वो अपनी वर्किंग कैपिटल में यूज करते नजर आते हैं। चलिए हमने इसको समझने का प्रयास किया, अब आते हैं इसको क्या कहती है, इसका डेटा क्या कहता है इसके बारे में। उससे पहले एक नज़र फाइनेंशियल की तरफ, आखिर फाइनेंशियल इसके बारे में क्या कहना चाहता है। तो 24 का कोई फाइनेंशियल नहीं है, तो यहाँ पे देखा गया कि प्रमोटर्स के पास करीब 71-72% की होल्डिंग, और 28% की होल्डिंग कौन होल्ड करता है, पब्लिक होल्ड करती है। तो पब्लिक में कौन है और प्रमोटर्स में कौन इनके पास देखने को नजर आती है। तो चलिए जहाँ पे इंटरेस्टेड टोटल, जहाँ जो डेटा मार्च तक का था, जून तक का, अब ये कई बार मुझे कंफ्यूजन होता है कि जून का डेटा क्यों नहीं आता, जब सिस्टम बेसिस डेटा है तो वो मुझे लगता है कि आना चाहिए इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर के, जिसके पास क्या डेटा था। और ये रिजल्ट आ गई लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न फंसी हुई है अभी तक, कुछ कंपनी के शेयर होल्डिंग आ गई, रिजल्ट फंसा हुआ है। अब यहाँ पे देखने को मिलती है जो प्रमोटर्स में कौन है, प्रमोटर में डीवी कंसोलिडेटेड प्राइवेट लिमिटेड है, ग्रेस अग्रवाल है जो कि इनके साथ प्रमोटर्स हैं, बड़े बड़े प्रमोटर्स हैं इस न्यूज़पेपर पब्लिकेशंस को लेकर के। इसमें एफआई की तादाद डीआई से ज़्यादा है, डीआई की तादाद 4% की है, और पब्लिक की तादाद केवल कितना 9% के आसपास। मतलब यहाँ पे अगर जोन का डेटा आता तो मुझे लगता है कि करेक्टली बैठ सकता था, करेक्ट बैठ सकता था, लेकिन यहाँ पे देखने को नज़र नहीं आई करेक्टली। तो यहाँ पे तब भी हम जो डेटा है उसके बेसिस पे देखा जाए तो कहती है नियरली, जो कि इनके पास जो इंडिविजुअल की पोजीशन है 2 लाख से कम की, और नियर अबाउट द 5% जो परसेंटेज है, 5% के आसपास के टोटल होल्डिंग का परसेंट कौन होल्ड करता है, एक कंप्लीटली रिटेल होल्ड करता है, जिन्होंने 2 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट करके इस स्टॉक में चलते हैं। तो ये था इसके लिए कुछ अच्छी कुछ नहीं अच्छी वाली चीज़ों को लेकर के। तो यहाँ पे पियर्स क्या कहते हैं, इसके पियर्स में कहती है डीवी कॉर्प का जागरण प्रकाश इज द राइट, एसटी मीडिया इज द राइट, हिंदुस्तान मीडिया इज द राइट, और उसके बाद संदेश लिमिटेड इज ऑल्सो राइट, संभव मीडिया इज ऑल्सो राइट। बेसिकली सब क्या है, न्यूज पेपर पब्लिकेशंस वाले हैं। आंध्र प्रदेश टूडेज मीडिया लिमिटेड, मुझे लगता है कि ये बेहतर ये कहा जा सकता है इसको, किसके बेसिस पे, इसको इस सेक्टर के बेसिस पे। और जहाँ पे डीबी कॉर्प का जागरण प्रकाशन, एसटी मीडिया, हिंदुस्तान संदेश और संभव मीडिया करके आती नजर आती है, जिसपे हमने शायद एक बार ऑलरेडी स्टडी किया था। अभी हम दोबारा रिव्यू कर रहे हैं इसको लेकर के, जाके रिजल्ट आया तो क्या पोटेंशियल निकल के आती नजर आती है पहले से या ज़्यादा निकल के आती है। ऐसे रिएक्शन को हमने देखने का प्रयास किया, तो हम समझने का प्रयास कर रहे थे इसको क्या कह सकते हैं इस स्टॉक को लेकर के, जहाँ पे कुछ तो अच्छी चीज़ है, कुछ अच्छी चीज़ नहीं देखने को नजर आती। जहाँ पे देखना तो कि एक महीने के चार्ट ट्रेंडिंग क्या दर्शाती है, एक महीने की ट्रेंडिंग चार्ट दर्शाती है तो लगातार क्या हो रही है, यहाँ से लगातार जंप होती थी लेकिन फिर से गिर गई स्टॉक। तो इसका क्या फिलहाल ऐसा कुछ नज़र आता है जहाँ से सस्टेन कर सकती है स्टॉक पिछले एक महीने के चार्ट बेसिस पे। तो देखिए यदि इसके बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ सस्टेन कर सकती है, इसकी चीज़ को हम देखने का प्रयास करते हैं आपके सामने, जो कि हम डीवी कॉर्प पे चलते हैं, और डीवी कॉर्प की डेटा कहता है जहाँ पे क्या कहता है, सस्टेनेबिलिटी की बात करती है। तो लगातार एक बिल्डअप किया, कब से, खास के 4 जून के बाद। 4 जून से लास्ट में मार्केट में क्या हुआ, 4 जून के बाद मार्केट सीधे स्विंग करती नजर आई, फिर गिरती है और फिर स्विंग करती नजर आती है। कई दफ़ा इनमें स्विंग का पोजीशन देखने को मिला है,
और ये स्विंग वाले पोजीशन लगातार बिल्डअप होती है, फिर यहाँ पे आकर के गिरावट का मोड़। मतलब ये जो से पोजीशन देखने को आपको मिलती है ना, वो एक पोजीशन किसके हिसाब से मिलती है, लगातार चढ़ती हुई स्विंग के हिसाब से देखने को मिलती है। और इसको आकलन करके देखा जाए तो कहती है नियरली फिलहाल का जो सपोर्टिंग हो सकता है ऐसा, इसके इस लेवल पे फिलहाल कब गया था स्टॉक की प्राइस, देखिए आकलन करिए इसको, देखिए इस प्राइस पे गया था स्टॉक और वहीं पे स्टॉक ने दोबारा सपोर्टिंग जोन बनाया है, और यहाँ से जब गिरी थी यहाँ पे चढ़ती नजर आई, अर्थात यहाँ से मार्केट पोटेंशियल बनी तो लगातार जंप हो गई, फिर थोड़ा सा सस्टेन करती है, ये लेवल्स पे जाके यदि गिर गई तो मुझे लगता है कि दोबारा फिर इसके पास सपोर्टिंग जोन क्या बनती नजर आती है, सपोर्टिंग जोन दोबारा ये बनती नजर आती है, जहाँ पे जाकर रुक सकती है, अदरवाइज फिर इससे भी लुढ़कती है तो थोड़ा सा और चिंता हो सकती है। अदरवाइज मुझे लगता है कि इनकी जो इसके बेसिस पे देखा जाए, इसके बेसिस पे ओवरव्यू मतलब सिंपल तरीके से कोई यदि देखे वाई वाई के हिसाब से तो लगता है अच्छा ये तो मार्केट में अच्छा पोटेंशियल बनती नजर आती है। लेकिन हमने जब आकलन किया इसको बैलेंस शीट पीएल को कंपेयर करने के लिए, तो मुझे वहां पे आकलन में ये लगा जो यहाँ पे थोड़ा सा है नेगेटिव पॉइंट्स कुछ ना कुछ हैं पड़े हुए, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट्स हैं उससे ज़्यादा उनका क्या है रिटर्न पड़ा हुआ है, और जो इतना सेल्स किया था उससे ज़्यादा का उससे परसेंटेज ऑफ जो ग्रो के देखा जाए डेटर्स को पार्ट में तो वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को नजर आती है। ये इसके लिए पोजीशंस था स्टॉक को लेकर के। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा, इस स्टडी में आपको यदि कुछ ऐसा कुछ कमेंट करना तो कर सकते हैं, या आपको ये स्टडी आपको अच्छा लगा तो आप कॉल करके आप कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ अपडेट निकल के आती है कि जीबी कॉप शेयर रयाज इन द 7 ईयर इन द हाई आफ्टर 1 ईयर रिजल्ट डिविडेंड अनाउंसमेंट्स ऑल्सो। कंपनी ने डिविडेंड का क्या अनाउंसमेंट किया है उस पर चर्चा करने का प्रयास करें। चलिए कंपनी के डिविडेंड की तरफ चलते हैं और कंपनी डिविडेंड के बारे में क्या कहना चाहती है उस पर एक नज़र डालते हैं, और वो क्या कहना चाहता है, जहाँ पे लगातार अभी एक कुछ ट्रेडिंग सेशन में गिरावट हो जाती है, कई बार चढ़ जाती है, तो यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेरेशन की बात आज ही निकल के आया, और क्या निकल के आया उस पर देखें तो कंपनी ने डिविडेंड के लेवल में क्या कहा। कहते हैं 24% में डिविडेंड की बात करती नजर आई, और डिविडेंड कितना देने वाली है कंपनी, तो कहती है एज पर द रेगुलेशंस अनऑडिटेड फाइनेंशियल, और कहती है पेमेंट्स ऑफ द इंटरम डिविडेंड ऑफ द 7 रुपया देने वाली है, और वो कि फाइनेंशियल ईयर 10 ईच शेयर के 70% का डिविडेंड देने वाली है कंपनी। तो 70% का डिविडेंड देगी, 7 रुपये का, 7 रुपये का डिविडेंड देगी, तो अर्थात ये 7 रुपये के डिविडेंड के बेसिस पे स्टॉक में कितना रिएक्शन हो गया इसमें आज के ट्रेडिंग सेशन में, तो देखने को ये मिलती है करीब 16 रुपया तो गिर गया। यदि कोई आदमी डिविडेंड के लिए कोई स्टॉक लेता है तो उनको क्या पोटेंशियल बनती नजर आती है इसको देख कर, तो हमने इसको समझने का प्रयास किया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।